सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है रहे बच्चे खेल। क्या ये वाक्य सही है? बताइए। नहीं ना? देखेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, यह वाक्य बिल्कुल सही है। बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है खेल रहे हैं। दर्जी कपड़े सिल रहा है। कपड़े कौन सिल रहा है? दर्जी। तो दर्जी यहाँ पर कर्ता है और क्रिया क्या है? सिल रहा है। एक ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, वाक्य कहलाता है। आइए बढ़ते हैं वाक्य के अंगों की ओर। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा या बताया जाता है। जैसे मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है। दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे, माँ ने खीर पकाई। आपने देखा खीर किसने पकाई? माँ ने पकाई। और पहले वाक्य में कौन खेल रहा है? मोहन खेल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मोहन के विषय में बताया जा रहा है कि मोहन खेल रहा है। इसी तरह यहाँ माँ के विषय में बताया जा रहा है कि माँ ने खीर पकाई। देखेंगे वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब देखिए, मोहन खेल रहा है, मोहन के विषय में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर विधेय कहलाएगा मोहन। अब आते हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठवां आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां इच्छावाचक वाक्य। अब हम विस्तार से वाक्य के भेद के विषय में पढ़ेंगे। पहला विधानवाचक वाक्य। बच्चों, इसमें साधारण वाक्य आते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के होने या ना होने की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाला कथन हो, यानी जिस वाक्य में यह बताया जाए कि क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है और कब हो रही है, कितनी क्रिया हो रही है, उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, यह एक प्राकृतिक क्रिया है। सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है।
तो यहाँ पर क्रिया का होना बताया जा रहा है। क्रिया है उदय और सूर्य उदय हो रहा है। बच्चों, जहाँ पर भी कुछ ऐसे वाक्य हों जिनमें प्राकृतिक रूप से क्रिया हो रही हो, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के होने का यानी कि कार्य के होने का निषेध किया जाए। निषेध यानी मना किया जाए, अथवा जिस वाक्य में कार्य के ना करने या ना होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जब हम किसी कार्य के करने के लिए या होने के लिए मना करते हैं तो उसे बच्चों निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी बस में या ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, और एक क्रॉस लगा हुआ होता है, यानी वहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। निषेध का अर्थ हुआ नहीं। ब्रजेश आज विद्यालय नहीं जाएगा। देखिए, यहाँ मना किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है कि आज ब्रजेश विद्यालय नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की ओर। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का एहसास होता है अथवा जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ही साधारण है। कक्षा में मैंने आपसे पूछा, एक नया विद्यार्थी आया, मैंने पूछा आपका क्या नाम है। इससे पहले आप कौन से विद्यालय में पढ़ते थे? तो मैंने क्या पूछा? प्रश्न। तो यही कहलाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। मामा जी कब आएंगे? अब यहाँ समय पूछा जा रहा है मामा जी के आने का, कि वे कब आएंगे। आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कहलाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय, जैसा कि नाम से पता चलता है, हैरानी, परेशानी। जब भी हम अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर व्यक्त करते हैं तो वो भाव विस्मय के हो जाते हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा क्रोध आदि भावों को प्रकट किया जाता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। देखेंगे, छी छी, तुमने यहाँ कितनी गंदगी फैला रखी है। आपने देखा, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसे हिंदी में विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं, छी छी के बाद लगा हुआ है। जब आप कहीं से निकलते हैं और वहाँ बहुत गंदा होता है तो आप यही कहते हैं ना, छी कितनी गंदगी है। एक और वाक्य देखेंगे, वाह कितने सुंदर फूल हैं। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप कहते हैं ना, अरे वाह मज़ा आ गया। तो इसी तरह से जब आप अपने मन के भावों को अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपने चेहरे पर भाव लाकर प्रकट करते हैं तो उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, डाउट, कभी कभी हमें डाउट होता है ना कि ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं और हमारे मन में शंका आ जाती है, डाउट आ जाता है, तो वही कहलाता है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह हो। अब कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता काम पूरा होगा या नहीं। अब मान लीजिए मैंने कहा शायद इस वर्ष सर्दी लंबी पड़ेगी, यानी कि हो सकता है सर्दियाँ बड़े लंबे समय तक पड़ेंगी। हम श्योर तो नहीं है ना बेटा, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप किसी से परमिशन लेते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, किसी से प्रे करते हैं, ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई कीजिए,
आपको परमिशन ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप अंदर बैठकर पढ़ाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी शर्त के आधार पर किसी कार्य के होने का ज्ञान हो अथवा जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य होने के पीछे कोई शर्त है तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। समझे बच्चों? यानी जब हम कोई कंडीशन रख देते हैं। इसे उदाहरण के साथ समझेंगे। यदि माँ कहेगी तो मैं घूमने जाऊंगा। बच्चा कह रहा है अगर माँ आज्ञा देंगी, माँ कह देंगी कि मैं चला जाऊं तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो गई, एक शर्त लागू हो गई कि मैं कब जाऊंगा, जब मेरी माँ हाँ कहेगी। आगे देखेंगे इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी आप जो चाह रहे हैं, आप जो चाहते हैं, जैसे चलिए बगीचे में बैठें। यहाँ पर मन का भाव है कि बगीचे में बैठेंगे। जैसे आपने कहा मैं अभी बाज़ार जाना चाहता हूँ। आपकी इच्छा है कि आप बाज़ार घूम कर आना चाहते हैं। बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं ना, हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, फलते फूलते रहो। तो वो क्या है? वो इच्छा है, वो विश है। तो जितनी भी विशेस हैं वो इच्छावाचक वाक्य में आती हैं। एक और वाक्य देखेंगे। काश मैं भी हिमालय घूमने जा पाता। अब यहाँ सोचा जा रहा है कि ऐसा होता कि मैं भी घूमने चला जाता हिमालय पर। ये उसके मन का भाव है, ये उसकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आप जानते हैं बेटा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य की ओर हम बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। और देखिए क्रिया एक ही है, खेलते हैं। अर्थात साधारण वाक्य या सरल वाक्य भी हम इसे कह सकते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे जिसमें कर्ता ज़्यादा दिए गए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। देखिए यहाँ क्रिया एक ही है, गए यानी जाना, और कर्ता यहाँ पर 3 दिए गए हैं, राम, सीता और लक्ष्मण। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त वाक्य पर। जिस वाक्य में समान स्तर के 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों देखिए, 2 अलग अलग एक ही लेवल के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम संयुक्त वाक्य यानी इसलिए, तथा, कि, यदि इन सब शब्दों द्वारा जोड़ते हैं। जो ये सभी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों द्वारा 2 समान स्तर के जुड़े हुए वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। श्रीधर ढोलक बजा रहा है। आप देख सकते हैं यह पूर्ण वाक्य है। और हमने इसमें एक और जोड़ दिया वाक्य, और राजधर गीत गा रहा है। बच्चों आप समझ सकते हैं कि श्रीधर ढोलक बजा रहा है वाक्य अपने आप में पूर्ण है। राजधर गीत गा रहा है वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। जब 2 पूर्ण समान स्तर के वाक्यों को हम जोड़ते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। देखेंगे यहाँ हमने और के साथ इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। एक उदाहरण और जल्दी और देखेंगे।
मैं थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया। आप देख सकते हैं, वह थका हुआ है पूर्ण वाक्य, जल्दी सो गया अपने आप में पूर्ण वाक्य। इन्हें हमने इसलिए अर्थात समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और वे दोनों समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चों, इसे फिर से समझेंगे। एक ऐसा वाक्य जो अपने आप में पूर्ण है, प्रधान है, मुख्य है, तथा दूसरा आश्रित यानी पहले वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है और वे दोनों समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, हमने संयुक्त वाक्य पढ़ा था, उसे भी हमने समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा था, लेकिन वहाँ पर दोनों वाक्य पूर्ण और समान स्तर के थे। यहाँ पर भी हम समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य पूर्ण और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मेरे पास एक कार है, पूर्ण वाक्य। जो रिमोट से चलती है, रिमोट से चलती है वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह वाक्य पहले वाक्य से पर आधारित है। आप देख सकते हैं, अगर हम अलग से बोले रिमोट से चलती है तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या रिमोट से चलती है। इस वाक्य को समझने के लिए हमें पहला वाक्य पढ़ना ही होगा और पहला वाक्य पढ़ने के बाद ही हमें यह समझ आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि पहला वाक्य कैसा है, प्रधान उपवाक्य है और दूसरा वाक्य उस पर आधारित है, उस पर आश्रित है और इन दोनों को हमने जोड़ा जो कि समुच्चय बोधक शब्द है। समझे बच्चों मिश्र वाक्य। एक उदाहरण और, मुझे डर था कि वह मुझे धोखा ना दे। मुझे डर था। अब किस चीज़ का डर है उन्हें? कि वह मुझे धोखा ना दे। हम इस वाक्य को अपने आप में पूर्ण नहीं कहेंगे कि वह मुझे धोखा ना दे। किस लिए कहा जा रहा है वह मुझे धोखा ना दे? इस वाक्य को समझने के लिए हमें पहला वाक्य पढ़ना ही होगा। मुझे डर था कि वह मुझे धोखा ना दे। अब यह दोनों वाक्य मिलकर एक पूर्ण वाक्य बना रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिश्र वाक्य। धन्यवाद।